आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर या कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज प्री इंडिपेंडेंस एरा। मतलब कल हमने अपने कल के क्लास में देखा था कि हमारी एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी प्री इंडस्ट्रियल एरा में। अब हम देखेंगे हमारी इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी प्री इंडस्ट्रियल एरा में। ठीक है। अब देखो, मैं ये तो आपको बताऊंगी नहीं कि बहुत अच्छी थी बहुत गंदी थी, वो तो सबको ही पता है कि बहुत गंदी थी, बहुत बेकार कंडीशन थी, किसी भी सेक्टर में कोई भी ग्रोथ रेट कभी भी नहीं था। हमेशा से ही सबकी जो इकोनॉमी थी बहुत डाउन थी और बहुत ही ज्यादा बेकार इकोनॉमी थी हमारी कंट्री की प्री इंडस्ट्रियल एरा में भी। अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट कि हमारी जो इंडस्ट्री थी वो, आपने मुझे पहले भी बताया था, एक बार फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज इंडिपेंडेंस से पहले किस चीज में सबसे ज्यादा बेस्ट थी, किस इंडस्ट्रीज में बेस्ट थी? बोलो जी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी कंट्री जो बेस्ट थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बेस्ट थी। और अभी भी मैं आपको वही बता रही हूँ, जितनी आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उतनों को तो लिखना ही लिखना है, और मैं जो एक्स्ट्रा नोट्स करवा रही हूँ उन दोनों को कंपाइल करके बड़ा सा क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जितनी नॉलेज आपके पास है वो तो बुक की नॉलेज को वो रखना ही रखना, जो मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ वो भी ऐड करना अपने आंसर्स में। ओके बाबू? ओके बाबू, देखो, आपको ये पता है कि इंडियन इंडस्ट्री, जो मैंने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है, इन इंडियन इंडस्ट्री विच वाज मेनली हैंडीक्राफ्ट बेस्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश। हमारी कंट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी, उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किसने कर दिया? हु डिस्ट्रॉयड इट? ब्रिटिशर्स, वेरी गुड। तो अब क्या रीजन था, क्यों उन्होंने डिस्ट्रॉय किया? इसका रीजन था द रीजन बीइंग टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ ब्रिटेन। वो हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह करके, खराब करके, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल सेक्टर को एनहेंस करना चाहते थे, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना चाहते थे। अब एक बात हमेशा अपनी याद रखना है, या इन्वर्टेड कॉमा में भी डाल के लिख लो, या मैं आपको आगे जब करवाऊंगी तो मैं बता भी दूंगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रीज ऑफ एनी कंट्री एक्ट एज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहा मैंने? इंडस्ट्रीज ऑफ एनी कंट्री एक्ट एज द मेजरिंग सेक्टर या मेजरिंग पैराडॉक्स ऑफ एनी कंट्री। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं बताती हूँ बाबू, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, वो इंडस्ट्री हमारा नहीं, किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर उसकी ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करता है। मतलब हमारी कोई कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, ग्रोथ है उसमें या नहीं है, वो सब कुछ डिपेंडेंट होता है आपके इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज सेक्टर पे। इंडस्ट्रीज एक बहुत ही मेजर सेक्टर होती है जो ये दर्शाती है कि जो एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाती है, और ये बताती है कि आपकी कंट्री में कितना ग्रोथ है या आपकी कंट्री में किस अमाउंट का ग्रोथ है, कितना ग्रोथ है, या आपकी कंट्री ने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस किया अपने पास्ट ईयर्स में। समझ गए? क्लियर? कहने का बस यही मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारी ग्रोथ इंडस्ट्रीज से पता चलती है, हमारी नहीं, किसी भी कंट्री की ग्रोथ उसके इंडस्ट्रीज से पता चलती है। Up, the export of finished machines made goods flooded India, and artisans could not compete with them. The export of finished machines made goods flooded India, and the second half of Indian 19th century jute dominated by the foreigner country. देखो, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार मैंने आपको बताई थी कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी के क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कहते थे। और वो कौन से क्रॉप ग्रो करने को कहते थे? वो क्रॉप्स जो क्रॉप्स उनके ब्रिटेन में रिक्वायर्ड होते हैं, वो क्रॉप्स जो उनको चाहिए होते थे, वो उन क्रॉप्स को नहीं उगाने देते थे जो हमारे इंडिया के होते थे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो कौन सा एग्जांपल था? बताओ वो कौन सा था? राइट, इंडिगो। और ऐसे मैं और भी एग्जांपल देती हूँ कि उस टाइम पे जो वहाँ के, जैसे वहाँ का बेवरेजेस क्रॉप्स, जैसे कॉफी हो गई, या जूट हो गया, या इंडिगो हो गया, जिस
चीज़ में उन्हें फ़ायदा होता था वो उन्हें ग्रो करने को कहते थे और हमारी इंडस्ट्रियल की चीज़ों को जिस चीज़ में इंडिया को फ़ायदा होता था वो ग्रो करने ही नहीं देते थे। सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ मोर देन हाफ में jute industry was dominated by foreigner in East India and cotton mills dominated by Indians in Western India. मतलब हमारे उस समय में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वहां पे जो जूट सेक्टर था उसे डोमिनेट कर लिया था फॉरेनर्स ने। फॉरेनर्स ने डोमिनेट का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेट? मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेशन। हाँ जी जी जी। प्रेशर ज्यादा किस किस पे डाल दिया गया था? उन्होंने जो फॉरेनर्स थे उन्होंने ज्यादा प्रेशर अपना डाल दिया था जो जूट सेक्टर पे, जबकि इंडिया को इससे उतना कुछ फायदा ज्यादा होता नहीं था। एंड डोमिनेटेड इन वेस्ट इंडिया आयरन एंड स्टील प्लांट्स वर स्टार्टेड अराउंड द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सीमेंट शुगर पेपर इंडस्ट्री स्टार्टेड। ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर दी बनाना? ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ग्रोथ, और 20th सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सीमेंट शुगर पेपर इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो गई थी बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू जीडीपी रिमेन्ड स्मॉल। देखो कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमारी कंट्री सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड थी। जैसे जैसे समय बीता जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने एडवांसमेंट किया थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज वो लाई थोड़ी बहुत अब बिट थोड़ी बहुत वो टेक्नोलॉजीज लाए तो उसके लाने के साथ साथ क्या हुआ आपकी नई इंडस्ट्रीज तो खुली। कौन कौन सी नई इंडस्ट्री खुली? जूट की इंडस्ट्री खुली और शुगर की पेपर की सीमेंट की ये सारी खुली बट इनका तो भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम था। आप मुझे इसका रीजन बता सकते हो कि इतनी इंडस्ट्रीज खुल गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी से में कम क्यों था? कैन यू प्लीज टेल मी द रीजन बिहाइंड इट? मैं बताऊँ टैक्स पॉलिसीज भी लगा दी थी और सबसे बड़ी बात ये टैक्स पॉलिसीज के अलावा भी वो कुछ भी ग्रो कर ले इंडिया कुछ भी ग्रो कर ले उसका जो मेजर प्रोपोर्शन था वो तो चला जाता था ब्रिटेन। वो मेजर प्रोपोर्शन ट्रेड के थ्रू ब्रिटेन चला जाता था। जो प्रॉफिट होता था ब्रिटिशर्स को होता था। मैंने आपको ये कहा था 75% उसका अमाउंट का प्रोडक्शन ले जाते थे ब्रिटिशर्स बचा हुआ 25% रहता था इंडिया में। 25% भी वो जो ग्रो करते थे वो हाई लेवल ऑफ टैक्स पे बहुत ज्यादा टैक्स अमाउंट लगा के वो ग्रो किया करते थे और जितना ज्यादा टैक्स होता था उतना ज्यादा प्रॉफिट कम होता था और जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम वो जीडीपी को डिनोट करेगी। क्या कहा मैंने? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। भले ही थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज खुल गई थी हैंडीक्राफ्ट से ज्यादा अगर माने तो भले ही थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हमारी खुल गई थी इन पास्ट ईयर्स मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जूट हो गई जैसे आयरन एंड स्टील हो गई जैसे शुगर हो गई पेपर हो गई ये सारी इंडस्ट्रीज भले ही खुल गई थी लेकिन फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में स्मॉल इसलिए था क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 75% तो ब्रिटिशर्स ले जाते थे अपनी कंट्री को एनहांस करने में। बचा हुआ जो 25% ऑफ प्रोडक्शन होता था उसमें भी वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का टैक्स लगा देते थे। जितने ज्यादा लेवल का वो टैक्स लगाते थे इंडिया को कम प्रॉफिट होता था। जितना कम प्रॉफिट इंडिया का होता था उतना ही वो कम जीडीपी में डिनोट कर पाती थी आगे से। समझ गए? Okay, Babu. Moreover, these remain confined to railways, ports, communication and other department undertakings also. ये सिर्फ बात हमारी इंडस्ट्रीज की नहीं है, यही बात हमारी रेलवे सेक्टर्स की, पोर्ट सेक्टर्स की, कम्युनिकेशन सेक्टर्स की और अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की भी यही बात थी कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो वो पहली बात तो इंडस्ट्रीज बहुत वीक थी। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था और जो थोड़ा बहुत बचा भी था जो थोड़ा बहुत बचा भी था वो थोड़ा बहुत को भी किसने कंज्यूम कर लिया था? किसने ले लिया था? ब्रिटिशर्स ने। जो बचा भी था वो ब्रिटिशर्स अपना ले जाते थे और जो बचता था उस पर प्रॉफिट इतना इतना ज्यादा टैक्स लगाते थे जिससे प्रॉफिट बहुत कम होता था। अल्टीमेटली हमारी कंट्री जीडीपी में नहीं ग्रो कर पाती थी कंट्रीब्यूट और इसलिए हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत 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 डाउन थी उस समय पे। आपको ये प्रीफेस समझ आ गया?
चलो, अब हम इसका कुछ मेजर हेड्स देखते हैं। मेजर हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपने शायद पहले भी पढ़ रखा होगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? वेरी गुड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, एक ऐसा प्रोसेस था जो हमें बताता है कि जितना हमारी, ये तो आपको पता है, ये आपको शुरू से ही पता है कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को तबाह कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो इसका एक टेक्निकल वर्ड है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को खत्म कर देना, बंद कर देना। और अभी अभी आपने एक लाइन कही है, प्रमोशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। और अभी अभी मैंने आपको बताई है कौन कौन सी इंडस्ट्री प्रमोट हुई थी हैंडीक्राफ्ट के बदले में। मुझे यानी 4 इंडस्ट्री बता दो जो खुली थी हैंडीक्राफ्ट के बदले में। हाँ जी। आयरन एंड स्टील, सीमेंट, ठीक है। जूट, कॉटन, आयरन एंड स्टील, पेपर, ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी खुली थी इन द प्लेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स। अब देखो, इसमें लॉस तो हुआ था, ऑफ कोर्स लॉस हुआ था। अगर कोई कहे कि लॉस ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम किसी एक आधी इंडस्ट्री को बंद कर दोगे तो भी कितना लॉस होगा, और ये तो फुल का फुल आपका हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर ही खत्म कर दिया था, तो लॉस तो बहुत हुआ था। तो इससे क्या हुआ था, इससे जितनी हमारी इंडस्ट्रीज बैकग्राउंड था या जितना हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, वो भी हमारी ग्रोथ बुरी तरह बंद हो गई थी, वो भी हमारी ग्रोथ बुरी तरह खत्म हो गई थी। समझ गए? अब इसके बाद इसके बाद मुझे थोड़ा बहुत आप बताओ कि आपको और क्या पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के हार्मफुल इफेक्ट या इंडस्ट्रियलाइजेशन के, कह सकते पैरल्स बताओ। चलो, हमने जो आज इंग्लिश में सीखा था वो यूज करेंगे। व्हाट आर द पैरल्स ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अवर कंट्री? वेरी गुड। और करेक्ट। वेरी गुड। आपका, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका सबसे हार्मफुल पैरल ये था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे गुड्स, मतलब जो कह सकते हैं इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट था वो हमारे वर्कर्स को, हमारी इंडस्ट्रीज को इसलिए पड़ा था क्योंकि जो इंडस्ट्री, जो हमारे इंडियन पीपल थे, वो इंडियन गुड्स को या हमारे गुड्स को, हमारी कंट्री में जो गुड्स बनाए थे उनको लेने में इतने हैप्पी नहीं होते थे। इसके बदले में वो उन गुड्स को परचेज करने लगे थे, जिससे क्या हुआ था, ओवरऑल इकोनॉमी भी डाउन हुई थी, रोजगार भी गया था, एम्प्लॉयमेंट भी गई थी, और ओवरऑल किसी को भी किसी भी सेक्टर में बेनिफिट नहीं हुआ था। वेरी गुड। तो फर्स्ट पॉइंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये आप लिख देना, कम से कम 3 4 या 2 3 पैराग्राफ तो लिख ही देना इसके पैसे पे। पैराग्राफ मतलब 2 3 पॉइंट इसके लिख देना। पहला इसका मीनिंग, दूसरा इसका पैरल्स। ये आपको आता है तो इसका मैंने इसे अंदर डिफाइन नहीं करवा रखा। आप कहोगे तो मैं इसको आपको अंदर भी डिफाइन करवा दूंगी। बताओ, करवाऊं या आप अपना लिख लोगे इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, गलत होता तो मैं आपको पहले ही कह देती, सही था। बस थोड़ी, खैर अभी तो आपने डायरेक्टली बोला होगा, अगर थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगी। और जिस भी पॉइंट में जो आपको लगे कि नहीं मुझे समझ आ रहा है, नहीं बना पा रहे, और मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इन्हें डिटेल में नहीं लिखा, मैं आपको ना इनको डिटेल में भी लिख दूंगी, इनके अंदर भी डिटेल में बता दूंगी। अगर आपको नहीं समझ है, जितना मैंने हिंदी में बताया आप इसे इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो मैं कल आपको इसके इसके डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। एक बार आप ना मुझे आज ही लिख के दिखा देना, ताकि मैं ये देख लूं कि आपको ये आता है या नहीं आता। ठीक है? ओके, कल तक दिखा देना चाहे। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है हमारे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग। अब सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, व्हाट आर कैपिटल गुड्स?
कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स पहले भी सुना होगा। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? बोलो। वेरी गुड। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे प्लांट्स एंड मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। ये वो गुड्स होते हैं जो हमारे फाइनल गुड्स या हमारे कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बट डायरेक्टली अगर हम कहें कि हमारे पास एक बड़ा सा प्लांट आ जाए, हम क्या करेंगे? हमें तो उसका कोई भी काम नहीं करना। तो कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हमारे कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बट हमें डायरेक्टली उनका कोई फायदा नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग। हमारी इंडस्ट्रीज में कैपिटल गुड्स की कंट्रीज बहुत कम थी प्री इंडिपेंडेंस एरा में। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब वो इंडस्ट्रीज जो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, या हमारी जैसे अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो हमारी देश में कैपिटल गुड्स ही नहीं थे। अगर कैपिटल गुड्स नहीं होंगे तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस क्या होंगे? कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स को जनरेट करती थी। अब कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो कैपिटल गुड्स नहीं होगी, कैपिटल गुड्स नहीं होगे तो वो फाइनली कंज्यूमर गुड्स नहीं बना पाएंगे। तो ये सारा एक चक्र था, एक साइकिल थी जो एक साथ चलती थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कैपिटल गुड्स ना होने की वजह से हमारे कंज्यूमर गुड्स के समय पे प्रोड्यूस नहीं हो पाते थे, इफेक्टिव नहीं थे, ज्यादा नहीं थे। समझ गए? अब एक बार इसे इंग्लिश में बताओ मैंने क्या बोला। मतलब जैसे आपको ये मैंने पॉइंट बता दिया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग। अब इसको मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, क्या करो? तो पहली बात बता दूं, कभी भी आपको कुछ चीज डिफाइन करनी हो, एक पॉइंट को अंदर लिखना हो, तो उसमें पहला पॉइंट आप ये डालो कि वो होता क्या है। जैसे पहले आप लिखो कैपिटल, व्हाट आर कैपिटल गुड्स, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा व्हाट आर कैपिटल गुड्स, डिफाइन करो व्हाट आर कैपिटल गुड्स। सेकंड पॉइंट इसका, हाँ जी, अब एग्जांपल बताओ इसका। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स? वेरी गुड। प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। बिल्डिंग तो नहीं कह सकते, खैर लैंड भी नहीं कह सकते, प्लांट और मशीनरी ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? आप, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इसकी इंग्लिश बताना। At the time of independence, capital goods industries was very less, and if capital goods industries are left or will be left less, then more amount of production cannot be done because capital goods are not there. Then more amount of consumer goods was not able to be produced. अब जो मैंने बोला इसे दोबारा बोलो। What I have said दोबारा बोलो, थर्ड पॉइंट इसका। हाँ जी। कंज्यूमर गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तीन पॉइंट हमारे बन गए, सब हेडिंग के बहुत है, एक हेडिंग के तीन पॉइंट बहुत है। तो तीन पॉइंट नीचे के, तीन पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट, क्या आप मुझे ये करके दिखाओगे? पहले इतना इंट्रोडक्शन लिखोगे जितना मैंने करवाया था अकॉर्डिंग टू माई नोट्स, फिर आपके दो हेडिंग्स लिखोगे, उसके अंदर का लिख के दिखाओगे, जो आपको आता है वो अलग से लिख के दिखाना। एक बार आराम से कभी टाइम लेके क्वेश्चन को लिखना, पर जब लिखोगे तो बहुत बड़ा बनाना, आपको दोनों के मिला के कम से कम 2-2.5 पेज बन जाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो अच्छे से लिख के बताना। थर्ड, थर्ड पॉइंट है हमारा लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर था उसका बहुत ज्यादा ऑपरेशन नहीं था। ऑपरेशन मतलब वो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाता था, उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, या बहुत ज्यादा उनका कंट्रोल नहीं था। अब इनका कंट्रोल नहीं था तो किसका कंट्रोल था? बताओ फिर किसका कंट्रोल था? और प्राइवेट सेक्टर में, अब ये मत मानना कि प्राइवेट इंडियन सेक्टर, प्राइवेट ब्रिटिशर्स के सेक्टर, वो सेक्टर्स जो ब्रिटिशर्स ने खोले थे, वो सेक्टर्स जो ब्रिटिशर्स ने खोले थे, या वो पार्ट्स जो ब्रिटिशर्स ने खोले थे, तो उनका ज्यादा दबदबा था, उनका ज्यादा वैल्यू थी, उनकी ज्यादा डोमिनेंस थी, पब्लिक सेक्टर थे नहीं। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंडियन गवर्नमेंट की थी, और ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज में, किसी भी चीज में हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन हो। वो चाहते थे सब चीजों में कंट्रीब्यूशन हमारा ही हो, लेकिन इंडियन सेक्टर का कोई भी कंट्रीब्यूशन ना हो। तो मोर emphasis was given to the private sector at that time, and if more emphasis was given to the private sector of that time, then
the overall economy was not able to increase. उस टाइम की overall economy increase नहीं हो पाई थी, क्योंकि अगर किसी चीज में contribution public sector का होता है तो ही वो डेवलपमेंट के लिए सोचती है, प्राइवेट सेक्टर तो अभी नहीं सोचती, तो तब की प्राइवेट सेक्टर जो कि ब्रिटिशर्स थे वो क्यों सोचेंगे। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट बाबू, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव करना। तो भेदभाव करने वाली टैरिफ पॉलिसी, इसका क्या मतलब हुआ, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? Very good. They only produce those tariff policies which are good for their country and which are helpful for enhancing the economy of Britain, not of India. वो जो भी बनाते थे वो इस तरीके से बनाते थे, वो टैक्सेस इस तरीके से लीव करते थे, वो इस तरीके से कह सकते हैं अपनी गुड्स को देते थे, जिस तरीके से कि जितना बेनिफिट है वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते थे, और इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल भी उससे फायदा ना हो। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आपने मुझे ऑलरेडी बता दिया था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। एक बार आप फिर भी इसे बता दो, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स का क्या मतलब हुआ, एक बार रिपीट करो। वेरी गुड। वेरी गुड, मशीन मेड गुड्स की दो आपने एक बार बता। वेरी गुड, एक चीज मैं आपको एक पॉइंट मैं ऐड करवाऊंगी। आपने बोला कि मशीन मेड गुड्स चीप होते थे एज कंपेयर टू हैंडमेड गुड्स। वेरी गुड, शाबाश। दूसरा पॉइंट मैं बताती हूँ, आप ये करना, मशीन मेड गुड्स वाज अ वेरी लार्ज वैरायटी। मशीन मेड गुड्स में बहुत ज्यादा वैरायटी होती थी, देखो अगर कोई हाथ से काम करेगा एक लिमिटेड स्कोप में करेगा, उसका एक लिमिटेड जोनर होगा, लेकिन मशीन मेड गुड्स एक साथ बहुत ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड करती थी, तो इसलिए कंज्यूमर्स का अट्रैक्शन भी बढ़ता था। भाई जितनी ज्यादा वैरायटी होगी किसी चीज में तो बंदों का, कंज्यूमर का अट्रैक्शन बढ़ता था, कि जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, उतने वो बाय उस चीज को ज्यादा करेंगे। समझ गए। और एक पॉइंट और बताती हूँ, एक पॉइंट आपने बोला था वो वाला था कि ये चीपर होता है, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे मशीन मेड गुड्स प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वेराइटी, और तीसरा पॉइंट मैं आपको एक और बताती हूँ, इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू प्रोड्यूस द गुड्स। मशीन मेड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कम समय लगता था, और जो आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे उनको बनाने में बहुत समय लगता था, तो इसलिए इंडस्ट्रीज ने भी ज्यादातर मशीन मेड गुड्स को प्रेफर इसलिए किया, क्योंकि मशीन से काम करना आपको पता ही है कितना आसान होता है एज कंपेयर टू हाथ से काम करना। तो मशीन मेड गुड्स की ये भी एक क्वालिटी, वन ऑफ द क्वालिटी थी, कि जो मशीन मेड गुड्स थे वो आपके बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, मशीन मेड गुड्स आपके बहुत ही ज्यादा से टाइम को बचाते थे, टाइम को सेव करते थे। समझ गए। क्लियर। तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखोगे, वन नहीं पॉइंट लिखोगे, इसके अंदर आप 3 पॉइंट्स लिखोगे। नेक्स्ट, ये आपको पता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज? एक मिनट रुक जाओ, आप बोलो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये बात तो ठीक है, इसके अलावा और नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपने ठीक कह दिया कि इन्होंने ट्रांसफर करना होता था फिनिश प्रोडक्ट्स और अलग अलग पार्ट में, तो इन्होंने वो रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया। फिर तो इससे तो फायदा होना चाहिए ना, नुकसान क्या था? मैं बता मैं बताती हूँ। रेलवे से, क्योंकि हम तो हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहे हैं ना, इसके पैरल्स पड़ रहे हैं, ये बात तो ठीक है कि वो तो
इंट्रोड्यूस जो किया गया था रेलवे, उस टाइम का रेलवे पहली बात बहुत एक्सपेंसिव था, दूसरी बात जो जर्नल पब्लिक थे उनको यूज करने के लिए इतना नहीं था। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स कहते थे, जो ब्रिटिशर्स हामी भरते थे अपनी चीजों के लिए, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को या उन्हीं चीजों को ट्रांसफर करती थी। कॉमनर जैसा आजकल के रेलवे होता है कोई भी जा सकता है, वैसा नहीं था, एक्सपेंसिव था। और जितनी, एक बात और मैं आपको बता दूं, एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता था, उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन, जो भी रिवेन्यू जनरेट होता था हमारी रेलवे सेक्टर से, उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे, इंडिया को तो देते ही नहीं थे। अगर रेलवे का रिवेन्यू इंडिया में रहता तो इंडिया बहुत ही ज्यादा वेल्दियर नेशन बन जाती, उस टाइम पे भी इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन जितना भी वो होता था वो सब के सब कहाँ दे देते थे, वो अपने साथ ले जाते थे, उसका रिवेन्यू मिलता था ब्रिटिशर्स को। इसलिए रेलवे इंट्रोड्यूसिंग बहुत पॉजिटिव कदम था, उसके बाद भी इंडिया को उसका फायदा इतना नहीं हुआ। समझ गए? नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, ये फॉरेन ट्रेड करेक्टरिस्टिक्स आज नहीं, हम फॉरेन ट्रेड कल पढ़ेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है आज का, लैक ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। अब मुझे ये बता दो हैवी इंडस्ट्री क्या होती है और बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है? शाबाश, वेरी गुड। हैवी इंडस्ट्री हमारी होती है कैपिटल गुड्स की और बेसिक इंडस्ट्री होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स की। और लैक ऑफ हैवी वही बात है, कमी तो सभी चीज की थी, ना ही बेसिक गुड्स एडिकेट अमाउंट में थे और ना ही कैपिटल गुड्स एडिकेट अमाउंट में थे, ना ही ब्रिटिशर्स की, ना ही सॉरी उस टाइम पे ना ही हमारे कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज इतनी थी, ना ही हमारे कैपिटल गुड्स की कंट्रीज या इंडस्ट्रीज इतनी थी, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्रीज हमारी बैकवर्ड थी और प्रोड्यूस वो अपने ज्यादा अमाउंट के गुड्स नहीं कर सकती थी या नहीं कर पाती थी उससे, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। क्लियर? अब हमने आज कितने पॉइंट्स पढ़े? पहला तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो आप लिखोगे अपने नोटबुक में, फिर उसके बाद 1 2 लेट्स डेवलप, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 इसके फीचर्स के पॉइंट पढ़े हैं। मैंने आपको पॉइंट पॉइंट बताए हैं। आप अपनी इसकी कॉपी में इसके आंसर्स कल तक जरूर लिख लेना, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको इसके अंदर की हेडिंग्स आती है नहीं आती। इफ अगर आपको किसी भी बात आप भूल गए, सपोज करो, या आपको अगर नहीं आई बनाना, तो मैं आपको उसकी, या जो आप मुझे करके दिखाओगे और अगर वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगे, मुझे लगा कि कोई पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा ऐड करवाना है, तो मैं आपको उसमें कल के लेक्चर में वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट आज इसे करना जरूर। ठीक है? इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन भी। चलो, इट्स द टाइम टू रिवाइज। हमने क्या सीखा? नहीं, लीव से पहले रिवाइज, हमने ये क्या क्या सीखा, हर चीज को रिवाइज करते हैं। चलो, पहला मुझे ये बताओ कि एक वर्ड बताना, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दो कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम डैश टू डैश। बताओ। वेरी गुड। मॉडर्न इंडस्ट्रीज में फिर एग्जांपल्स लिख लेना। आप मुझे बताओ, व्हाट वर द अदर सेक्टर्स अदर देन इंडस्ट्रीज व्हिच वाज अफेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स के अफेक्ट की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा और कौन कौन से सेक्टर पे अफेक्ट हुआ था? और इसके साथ आप क्या कहोगे? रेलवे, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये भी थे। ठीक है? चलो, मुझे कोई भी पांच, मैंने तो आपको 7 बताया, एनी 5 फीचर्स बता दो इंडस्ट्रियल सेक्टर एट दैट टाइम के। पहले मेरे वाले बताओ। वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। नेक्स्ट? लैक ऑफ, जी, नेक्स्ट? कंज्यूमर, वेरी गुड, कंपटीशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट्स। दो और बता दो। नाइस, और लास्ट? वर लैकिंग, वेरी गुड। तो ये हमारे फीचर्स थे। अब
एक बार मुझे दो कंज्यूमर गुड्स के दो नए कैपिटल के तो आपने बता दिए, मुझे दो एग्जांपल्स दे दो कंज्यूमर गुड्स के। कुछ भी। हाँ, ब्रेड बटर मिल्क घी एनीथिंग। क्लोथ्स। राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कंडीशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन प्री इंडिपेंडेंस एरा।